मैं डॉक्टर प्रणव मिश्र, राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत आज हम इकाई 6 और इकाई 7 का अध्ययन करेंगे। इकाई 6 के अंतर्गत भारतीय साहित्य में नवजागरण एवं राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति। भारतीय साहित्य में नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति नामक आज के इस अध्ययन में हम भारतीय साहित्य की पृष्ठभूमि का परिचय समझेंगे। आधुनिक साहित्य के उदय से पूर्व भारतीय भाषाओं में किस तरह का साहित्य लिखा जा रहा था, आधुनिक साहित्य के उदय के क्या कारण थे। आज के अध्ययन में आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पक्षों में हुई उथल-पुथल एवं नए विचारों और मूल्यों का परिचय समझ सकेंगे, जिसकी अभिव्यक्ति उस दौर के साहित्य में मिलती है। आधुनिक भारतीय साहित्य के उदय के मुख्य कारक कौन-कौन से थे? पत्रकारिता, गद्य लेखन, साहित्य की नई विधाओं के उदय के आरंभिक प्रयासों को भी समझ सकेंगे, जिसमें कविता के क्षेत्र में विषय और शैलीगत परिवर्तनों के महत्व को बताया गया है। प्रायः सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में 19वीं और 20वीं सदी में लिखे गए आधुनिक साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा का यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे। पूर्व की भाषाओं में बंगला, असमिया और उड़िया, पश्चिम की मराठी और गुजराती, दक्षिण की कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम, उत्तर की सिंधी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी और हिंदी साहित्य का परिचय और उसमें अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना और नवजागरण की चेतना का उल्लेख किया गया है। इन सभी भाषाओं के प्रमुख लेखकों, उनकी कृतियों और उनके द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं के बारे में हम यहाँ उल्लेख करेंगे। अंत में इस दौर के साहित्य के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है और यह बताया गया है कि इस दौर के साहित्य ने किस तरह जनता में राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार और आधुनिकता की चेतना को प्रसारित करने में मदद की है। आधुनिक भारतीय साहित्य की पृष्ठभूमि की हम बात करें, भारत में आधुनिक युग की शुरुआत 19वीं सदी से मानी जाती है। वैसे तो अंग्रेजों का शासन स्थापित होने से पूर्व मुगलों के शासनकाल में भारतीय व्यापार और उद्योग ने अभूतपूर्व वृद्धि की, जिसने कारीगरों, शिल्पकारों के जीवन स्तर को बेहतर भी बनाया और भक्ति आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति को परिवर्तित करने की भी कोशिश की, परंतु वे हमारे संपूर्ण सामाजिक राजनीतिक ढांचे में गुणात्मक बदलाव लाने में असफल रहे। भक्ति आंदोलन इस दिशा में कोई कारगर भूमिका निभा पाता, उससे पूर्व ही उस पर वर्ग भेद का वर्चस्व स्थापित हो गया, जिसने भक्ति आंदोलन की क्रांतिकारी सार वस्तु को लगभग समाप्त कर दिया। भक्ति आंदोलन का पतन इस बात का द्योतक भी था कि सामंती शक्तियां इतनी कमजोर नहीं हुई थीं कि वे समाज पर अपने वैचारिक प्रभुत्व को खत्म होने देती। वरन मुगल काल के उत्तर काल में जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता काफी हद तक कमजोर हो गई, तो सामंती शासकों के कई छोटे छोटे केंद्र उभर आए। इन राजाओं और नवाबों ने आपस में लड़ने झगड़ने और भोग विलास में ही अपना गौरव समझा। इसका असर इस युग के साहित्य पर भी पड़ा। 17वीं 18वीं सदी में जो साहित्य लिखा गया, या तो वो परंपरागत रूप से भक्ति धार्मिक साहित्य था या फिर वीर और श्रृंगार रस को व्यक्त करने वाली रचनाएं थीं, जो अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता के अतिरंजित गुणगान और उसके मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई थी। सामान्यतः 19वीं शताब्दी में कविता में विकास की संभावनाएं कमजोर हो गई थी। साहित्य का संबंध केवल उच्च वर्ग से रह गया था। शिक्षा के अभाव में जनता का साहित्य से संबंध कट चुका था। इसी पृष्ठभूमि में आधुनिक साहित्य का जन्म हुआ। निश्चय ही इस साहित्य की उत्पत्ति में उन सभी परिस्थितियों का हाथ है जो अंग्रेजों के शासनकाल में उपजी थी। 1757 के प्लासी युद्ध में
विजय के बाद अंग्रेजों ने अपनी शासन को सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए कई प्रशासनिक कदम उठाए। अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली आरंभ की। उन्होंने रेल, डाक, तार और नई संचार प्रणाली आरंभ की, प्रेस की स्थापना की। इन सबके प्रभाव से भारत में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आधुनिक विचारों और यूरोप के आधुनिक साहित्य से लोगों का परिचय हुआ। इसके प्रभाव से भारत के शिक्षित वर्ग में भी नए ढंग के साहित्य की रचना की तरफ रुझान बढ़ा। विशेष रूप से गद्य लेखन की प्रवृत्ति का विकास हुआ। इस तरह साहित्य के लिए मध्ययुगीन भाषाएं पर्याप्त नहीं थीं, इसके लिए आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। अब हम बात करें आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास की। हम जिन भारतीय भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे उन्हें हम दो भाषा परिवारों में रख सकते हैं। दक्षिण भारत की 4 भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत की जाती हैं: तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इन चारों भाषाओं का अपना लंबा इतिहास है और तमिल भाषा और साहित्य तो लगभग उतना ही पुराना है जितना संस्कृत साहित्य। यद्यपि इन सभी भाषाओं पर संस्कृत का काफ़ी प्रभाव रहा है, परंतु इनका अपना स्वतंत्र इतिहास है। हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, उर्दू, कश्मीरी, असमिया, उड़िया, सिंधी, पंजाबी आदि भाषाओं को आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है और इनका विकास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से माना जाता है। यद्यपि भक्ति आंदोलन के दौर में ही उपयुक्त भाषाओं का प्रयोग साहित्य रचना के लिए होने लगा था, परंतु इनमें कई भाषाएं या तो उस दौर में कम विकसित हुई या फिर उनकी जो बोलियां उस दौर में प्रयुक्त हुई वो आधुनिक युग में साहित्य रचना के लिए अनप्रयुक्त मानी गई। उदाहरण के लिए हम बात करें, भक्ति आंदोलन के दौर में खड़ी बोली का प्रयोग प्रायः साहित्य रचना के लिए नहीं हुआ, जबकि इसी से उर्दू और आधुनिक हिंदी का जन्म हुआ और मध्य युग में प्रयुक्त होने वाली अवधी, ब्रज, मैथिली आदि लगभग हाशिए पर चली गई। कश्मीरी और असमिया जो मध्य युग में साहित्य रचना के लिए काफ़ी प्रयुक्त हुई और कई महत्वपूर्ण कवि इन भाषाओं में हुए, लेकिन आधुनिक युग में इनकी वही स्थिति नहीं रही। उर्दू के प्रभाव के कारण कश्मीरी में साहित्य बहुत कम लिखा गया, तो जम्मू क्षेत्र में डोगरी को साहित्यिक महत्व प्राप्त होने लगा। 19वीं सदी में असमिया को भाषा ही नहीं माना गया, उसे बंगला की शैली समझ लिया गया, जबकि वो एक स्वतंत्र भाषा थी। लेकिन बाद में असमी भाषा जनता के अथक प्रयास से इसे पुनः स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। आधुनिक युग में अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा रही और अंग्रेजों की नीति भारतीय भाषाओं को आपस में लड़ाने की रही। उर्दू हिंदी का द्वंद्व इसी का परिणाम था। उर्दू को मुसलमानों की भाषा, हिंदी को हिंदुओं की भाषा बताकर उन्हें सांप्रदायिक रंग दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि हिंदी उर्दू भाषी क्षेत्र की शिक्षित जनता भी अंग्रेजों के इस षड्यंत्र का शिकार हो गई, जबकि खड़ी बोली से उर्दू का विकास काफ़ी पहले 11वीं-12वीं सदी में हो गया था। 17वीं और 18वीं सदी में दक्षिणी के रूप में उर्दू का साहित्य रचना के लिए उपयोग होने लगा और हिंदी में भारतेंदु आदि के आने से पूर्व तक एक परिनिष्ठित भाषा के रूप में उर्दू स्थापित हो चुकी थी। अपने उदय काल से पूर्व उर्दू में हिंदू और मुसलमान दोनों लिखते रहे थे, लेकिन ये सच्चाई है कि व्यवहार में उर्दू और हिंदी में शब्द भंडार के अतिरिक्त ज़्यादा फर्क नहीं है। आज उर्दू और हिंदी साहित्य की अपनी स्वतंत्र समृद्ध परंपराएं हैं। इनमें से किसी एक को मिटाकर दूसरे का विकास असंभव है। नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन की सामान्य विशेषताएं। अंग्रेजों के शासनकाल में जो नए परिवर्तन हुए उससे भारतीय समाज के सभी पक्षों में आमूलचूल परिवर्तन घटित हुआ। वास्तव में यह नए युग की शुरुआत थी। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक
और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में एक नई उथल-पुथल दिखाई दे रही थी। भारत एक जबरदस्त करवट ले रहा था। इसी बदलाव में नए समाज की, नए विचारों की, नए जीवन मूल्यों की नींव रखी जा रही थी। हम बात करें 1857 की क्रांति में सामंती शक्तियों की पराजय ने एक तरह से सामंती व्यवस्था के पुनरोदय की संभावना को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत जिस पूंजीवादी विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, उसने कई नई समस्याएं पैदा की, तो भारतीयों के मन में नई आकांक्षाएं भी जगाईं। उनकी पूर्ति में सबसे बड़ी बाधा स्वयं ब्रिटिश शासन था, जिसके विरुद्ध लगातार संघर्ष ने राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया। ब्रिटिश शासकों के आर्थिक शोषण ने स्वयं भारतीय पूंजीपति वर्ग के लिए भी मुश्किलें पैदा कर दी, जबकि किसानों और मजदूरों के लिए तो अकल्पनीय कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया। इसने भारतीयों को इस बात का एहसास कराया कि केवल स्वशासन से ही भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और शोषण मुक्त हो सकता है। इस सोच ने राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में काफी मदद की, परंतु एक आधुनिक भारत के निर्माण में केवल ब्रिटिश तक नहीं था, बल्कि सामंती समाज के रीति रिवाज और जीवन मूल्य भी बाधक बने हुए थे। जाति प्रथा और छुआछूत ने हिंदू समाज को जर्जर बना रखा था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा और कठिन वैधव्य ने नारी जीवन को नर्क बना रखा था। इन सबसे मुक्ति बिना भारतीयों का जीवन नहीं बदल सकता था। मानवीय और समानता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए इन सबके विरुद्ध संघर्ष की आवश्यकता थी। नवजागरण की भावना का उदय इसी आवश्यकता से हुआ। आइए हम इन्हीं सभी पक्षों को व्यक्त नए विचारों की विशेषताओं को देखें। अब हम बात करें आर्थिक चेतना की। अंग्रेजों के आगमन का सबसे ज्यादा असर देश की आर्थिक दशा पर हुआ। वे यहाँ से कच्चे माल के रूप में टैक्स, वेतन आदि अनेक माध्यमों से न केवल यहाँ का धन इंग्लैंड ले गए, वरन अंग्रेजों ने यहाँ के परंपरागत उद्योगों और शिल्प को भी नष्ट कर दिया। गांव में यूरोप के ढंग की जमींदारी प्रथा लागू करने की कोशिश की गई। किसानों को जबरदस्ती निर्यात के लिए उत्पादन करने को मजबूर किया गया। तत्कालीन दुर्दशा, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी अर्थात आर्थिक विपन्नता का कारण अंग्रेजी राज और उसका शोषण था। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत की दुर्दशा इतनी भयावह नहीं थी। इस दौर की आर्थिक स्थिति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है औद्योगिक पूंजीवाद का विकास। 19वीं सदी के मध्य में भारत में ब्रिटिश पूंजी का निवेश आरंभ हुआ। भारत में बड़े पूंजीवादी उद्यमियों के आगमन ने भारत के राष्ट्रीय पूंजीवादी विकास को प्रोत्साहित किया। इससे व्यापारियों और महाजनों के लिए व्यापक क्षेत्र खुल गया था। इससे देश में द्रव्य पूंजी के संचय को बढ़ावा मिला। बिचौलिए और दलाल का काम करने वाले भारतीय व्यापारियों ने काफी धन जमा कर लिया। पूंजीवादी विकास ने मजदूर वर्ग के उभार का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही छोटे पैमाने पर सही राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। आधुनिक उद्यमों तथा परिवहन, संचार एवं प्रशासन के लिए नए मध्य वर्ग का उदय हुआ। ये ही नए वर्ग राष्ट्रीय चेतना को प्रसारित करने के वाहक बने। इन सभी ने अपने अपने वर्गीय हितों के अनुरूप ही सही आर्थिक स्वतंत्रता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण से मुक्ति की आवाज उठाई। हम बात करें राजनीतिक चेतना की। भारतीयों ने अंग्रेजों के शासन को कभी भी सहजता से स्वीकार नहीं किया और वो लगातार उनके विरुद्ध संघर्षरत रहे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम स्वदेशीपन की भावना थी। देसी वस्तुओं का अधिकाधिक प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इस स्वदेशीयता की प्रमुख पहचान थी। स्वदेशी वस्तुओं के साथ स्वभाव का भी आग्रह बढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
1885 में हुई। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना, आज़ादी के संघर्ष के पूरे दौर में कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानियों के व्यापक मंच का काम करती रही। आरंभ में भारतीयों के लिए अधिक आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए कांग्रेस डोमिनियन स्टेट से होते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तक की अपनी यात्रा में अपना प्रभाव व्यापक करती रही। इसके साथ समाजवादियों, साम्यवादियों और क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति इसी कारण इस दौर में स्वतंत्रता की कामना के रूप में हुई, जिसके साथ बाद में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के विचार भी जुड़ गए। हम बात करें सामाजिक और धार्मिक जागरण की। 18वीं और 19वीं शताब्दी सदी में समाज में अनेक प्रकार की धार्मिक रूढ़ियां, अंधविश्वास तथा सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी। जाति प्रथा, छुआछूत और स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। बहुत छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, जबकि एक पुरुष कई कई विवाह कर सकता था। स्त्रियों को पति के मरने पर सती प्रथा के नाम पर जिंदा जलने पर मजबूर किया जाता था। स्त्री शिक्षा का पूर्णतः निषेध था। विधवा स्त्री को हर प्रकार के सामाजिक और पारिवारिक उत्पीड़न झेलने पड़ते थे। स्त्रियों की दशा से कम दयनीय दशा निम्न वर्ग वालों की न थी। हर तरह के मानवीय अधिकारों से वे वंचित थे। उनकी अलग बस्तियां थीं। उनका छुआ पानी पीना भी बुरा माना जाता था। धर्म के नाम पर घोर अंधविश्वास और अमानुषिक रीति रिवाज प्रचलित थे। 19वीं सदी में मध्य वर्ग के नए शिक्षित लोगों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने इन सब के विरुद्ध आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानडे, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, वीरेश लिंगम, नारायण गुरु आदि ने समाज सुधार के लिए अथक प्रयास किए और धार्मिक रूढ़ियों का जबरदस्त विरोध किया। समाज सुधार के इन कार्यों का असर समाज में संपूर्ण ढांचे पर पड़ा। लोगों में नई चेतना जागृत हुई। इस तरह सामाजिक परिस्थितियों में नए बदलाव ने लोगों के दृष्टिकोण को अधिक उदार और आधुनिक बनाया। सांस्कृतिक और वैचारिक जागरण की बात करें, 19वीं सदी में भारतीय नवजागरण की जिस चेतना का उदय हुआ, उसने भारत के सांस्कृतिक और वैचारिक जीवन पर भी गहरा असर डाला। भारत ने परंपरागत संस्कृत के प्रतिगामी तत्वों को त्याग कर उसके उन मूल्यों को स्वीकार किया जो आधुनिक जीवन के अनुकूल थे। इसके साथ पश्चिम के उन मूल्यों को भी स्वीकार किया गया जो नए भारत के निर्माण में सहायक बन सकते थे तथा जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप भी थे। तत्कालीन भारतीय मनीषियों ने विश्व मानवता को आधारभूत तत्व के रूप में स्वीकार करते हुए राष्ट्रीयता की भावना को समृद्ध किया। जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के भेदों से उठकर एक साझी संस्कृति को विकसित करने का प्रयास किया। इस मार्ग में बाधक जातिवाद, सांप्रदायिकता, धार्मिक असहिष्णुता, तत्ववाद और क्षेत्रवाद के विरुद्ध भी सतत संघर्ष किया गया। आधुनिक भारतीय साहित्य के उदय की हम बात करें, आधुनिक भारतीय साहित्य का उदय 19वीं शताब्दी से माना जाता है, जब प्रेस की स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा के आरंभ होने तथा भारतीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं के शुरू होने से भारतीय सोच में तेजी से बदलाव आ रहा था। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जिसने अंग्रेजी भाषा और साहित्य के साथ आधुनिक विज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी। इससे पूर्व 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी, जहां कई भारतीय भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था की गई थी। 1818 में बंगला में पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ। 1828 में राजा मोहन राय के प्रयास से बंगला, फारसी, हिंदी आदि में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। हिंदी का पहला पत्र 1826 में उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से आरंभ हुआ। भारतीय भाषाओं में गद्य लेखन की शुरुआत का श्रेय ईसाई मिशनरियों को भी है।
जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार हेतु लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं और बोलियों में पुस्तकें प्रकाशित की। प्रेस की स्थापना ने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ किया। धीरे धीरे सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ते हुए अध्ययन ने शिक्षित वर्ग को प्रेरणा दी कि ज्ञान विज्ञान के जिन क्षेत्रों में यूरोप ने तरक्की की से भारतीय भी परिचित हों। इसलिए उस आरंभिक दौर में इतिहास, विज्ञान, समाजशास्त्र, साहित्य आदि विभिन्न क्षेत्रों की पुस्तकों के भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए गए। इसी की अगली कड़ी में भारतीय लेखकों ने स्वयं अपने ज्ञान के बल पर नई पुस्तकें लिखी। 19वीं शताब्दी तक भारतीय साहित्य मुख्य रूप से कविता और नाटक विधाओं तक सीमित था। कहानी, उपन्यास, निबंध आदि आधुनिक विधाओं से भारतीयों का परिचय नहीं हुआ था। यद्यपि इस आरंभिक दौर में कविता की विषय वस्तु और शैली प्रधानता मध्ययुगीन ही रही, परंतु धीरे धीरे नए नए बदलाव का असर कविता पर भी दिखाई देने लगा। साहित्यकारों ने अपने अपने समय और समाज की उन समस्याओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया जो उस समय के जनमानस को आंदोलित कर रहे थे। 1865 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी नामक एक प्रौढ़ उपन्यास वो जो लिख चुके थे। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय साहित्य में एक नई शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में हो चुकी थी। अतः अब हम अलग अलग भाषाओं में लिखे गए साहित्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। पूर्वांचलीय साहित्य, तीन प्रमुख भाषाएं बंगला, असमिया और उड़िया के आधुनिक साहित्य में राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण की विशेषताओं की अभिव्यक्ति का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे। जिस प्रकार भारत में नवजागरण की शुरुआत बंगाल से हुई, उसी तरह साहित्य के क्षेत्र में इसकी अभिव्यक्ति सबसे पहले बंगाल में हुई। बंगला साहित्य, आधुनिक बंगला साहित्य का आरंभ 19वीं शताब्दी में हो गया था। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, इन सभी विधाओं में बंगाल ने महत्वपूर्ण रत्न पैदा किए। योगेंद्र चंद्र गुप्त के कीर्ति विलास को बंगला का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। बंगाल में समाज सुधार संबंधी ऐसे नाटक लिखे गए जिनमें वृद्ध विवाह की बुराइयां बताई गई। स्त्री शिक्षा और विवाह के समर्थन में कई नाटक और पुस्तिकाएं लिखी गई। कुलीन ब्राह्मणों की विवाह पद्धति, बाल विवाह के विरोध, बहुविवाह प्रथा आदि पर भी कई मर्मस्पर्शी नाटक लिखे गए। अकाल की विनाश लीला को बताने वाले नाटक जो लिखे गए, बंगला के प्रमुख नाटककारों में विजेंद्र लाल राय, माइकल मधुसूदन दत्त, गिरीश चंद्र घोष आदि प्रमुख हैं। बाद में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कई महत्वपूर्ण नाटक लिखे। उपन्यास के क्षेत्र में यद्यपि पहला उपन्यास अलादेर घेरेर दलाल 1858 को माना जाता है, परंतु बंगला भाषा में उपन्यास लेखन की सही शुरुआत का श्रेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को है, जिन्होंने राज सिंह, कपाल कुंडला, चंद्रशेखर, विषवृक्ष, आनंद मठ, देवी चौधरानी जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। इंद्रनाथ चौधरी के अनुसार बंकिम बाबू ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में रोमांच और इतिहास का समन्वय कर जीवन के साधारण उच्छ्वास और गौरवमय महत्व को प्रकट किया। बंगला उपन्यास में शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। शरतचंद्र जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से नारी जाति की दयनीय दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। गोरा संभवतः भारत के श्रेष्ठतम उपन्यासों में से है, जिसमें नव जागरण युग की सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक उथल पुथल का अत्यंत यथार्थवादी चित्रण है। रविन्द्रनाथ की विश्व दृष्टि, विश्व मानवतावादी सोच, वे न तो बंकिम की तरह हिंदूवादी थे और न शरतचंद्र की तरह भावुक। रविन्द्रनाथ के अतिरिक्त विभूति नारायण उपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय आदि महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। कहानी लेखन के क्षेत्र में बंगला में रविन्द्रनाथ ठाकुर, शरतचंद्र, विभूति भूषण बनर्जी, प्रेमेंद्र मित्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। काव्य के क्षेत्र में बंगला को विश्व ख्याति रविन्द्रनाथ के काव्य से मिली। 1913 में गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने यहाँ राष्ट्रीय भावना
कभी विश्व मानवता की विरोधी बनकर नहीं आई, न ही धर्म का सांप्रदायिक और संकीर्ण रूप प्रकट किया। वे गहरे अर्थों में सच्चे मानवतावादी थे। उनकी कविताओं में अध्यात्मवाद इसी मानवतावाद से ओतप्रोत है। रविन्द्रनाथ के बाद के प्रमुख कवियों में नजरुल इस्लाम अपनी ओजपूर्ण कविताओं के लिए विशेष रूप से उनका योगदान है। निबंध के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ, प्रमोद चौधरी इनका महत्वपूर्ण नाम है। इसके अतिरिक्त ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजनारायण बसु, भूदेव मुखोपाध्याय आदि भी उल्लेखनीय हैं। अब हम बात करें असमिया साहित्य की। असमिया में नवजागरण मुख्य रूप से जोनाकी एक मासिक पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। यद्यपि 1873 से पूर्व तक असम में बंगला भाषा का वर्चस्व रहा, परंतु ईसाई मिशनरियों ने अपना प्रचार असमिया भाषा के माध्यम से किया। जोनाकी के प्रकाशन के समय के प्रमुख लेखक लक्ष्मीनाथ बैजबरुआ, चंद कुमार अग्रवाल, हेमचंद गोस्वामी, सत्यनाथ बारा, इन लेखकों ने असमिया भाषा के साथ देशभक्ति और समाज सुधार के लिए प्रयत्न किए, जिसकी अभिव्यक्ति उनके साहित्य में दिखाई देती है। असमिया का पहला नाटक गुणाभिराम बरुआ कृत रामनवमी नाटक 1857 में लिखा गया। यह नाटक ईश्वर चंद्र विद्यासागर से प्रभावित होकर विधवा विवाह के समर्थन में लिखा गया। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ मूलतः देशभक्त के कवि थे और असम के राष्ट्रीय गीत ओ मोर आप नार देश की सृष्टि की। हेमचंद बरुआ ने पाखंड, ढोंग और अनाचार का विरोध किया। असमिया भाषा के पहले उपन्यासकार पद्मनाथ गोहाई बरुआ हैं, जिन्होंने भानुमति लाहिरी की रचना की। उपन्यास के क्षेत्र में रजनीकांत बरदले को विशेष ख्याति मिली। हम बात करें कहानी लेखन में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का विशेष योगदान है। शरदचंद्र गोस्वामी, नुकुल चंद्र भूया, लक्ष्मीनाथ फूकन आदि प्रमुख कहानीकार हैं। असमिया निबंध साहित्य को समृद्ध करने में हेमचंद बरुआ, गुणाभिराम बरुआ, कालीराम बरुआ का योगदान महत्वपूर्ण है। हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में इन लोगों ने नई जान डाली। अन्य निबंधकारों में सत्यनाथ बारा, सूर्य कुमार भूया, वेणुधर शर्मा का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उड़िया साहित्य में 19वीं सदी में जिन लेखकों ने उड़िया साहित्य को नवीन दिशा दी, उनमें प्रमुख हैं फकीर मोहन सेनापति, राधा नाथ राय, मधुसूदन राव। इन तीनों ने न केवल आधुनिक उड़िया साहित्य की रचना की, वरन उड़िया भाषा के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। फकीर मोहन सेनापति ने सबसे पहले उड़िया भाषा का छापाखाना स्थापित किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए भी कार्य किया। इन्होंने घरेलू जीवन की समस्याओं से लेकर भारतीय किसानों के उत्पीड़न तक को अपने लेखन का विषय बनाया। 1897 में लिखा गया उनका उपन्यास छमाड़ 8 गुंठ 6 बीघा जमीन उनकी सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कृति है। इसमें साहूकार की क्रूरता और किसानों के कष्टमय जीवन का यथार्थ चित्रण है। राधानाथ राय 19वीं सदी के अग्रगणी उड़िया कवि हैं। देश प्रेम की भावना और समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की बुराइयों के लिए संघर्ष इनकी कविता के मुख्य विषय थे। मधुसूदन राव ने अपने काव्य में मानवीय आत्मा के आध्यात्मिक मिलन की गाथा गाई है। उड़िया में नाटकों की रचना मुख्यतः रामशंकर राय ने की। उन्होंने कांची कावेरी, वनमानल, कलिकाल आदि अच्छे नाटक लिखे। यद्यपि उड़िया में कविता, नाटक, उपन्यास आदि सभी विधाओं में उल्लेखनीय लेखन हुआ, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो ख्याति फकीर मोहन सेनापति, राधाकांत राय, मधुसूदन राव को मिली, वैसी किसी अन्य को नहीं मिली। अब हम बात करें पश्चिम मांचलीय साहित्य की। इसके अंतर्गत हम दो भाषाओं मराठी और गुजराती के आधुनिक साहित्य का परिचय प्राप्त करेंगे। बंगाल के बाद नवजागरण का सबसे अधिक प्रभाव महाराष्ट्र और गुजरात पर दिखाई देता है। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानडे, बाबा साहब आम्बेडकर आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने समाज सुधार के लिए महान कार्य किए। इसी प्रकार गुजरात में स्वामी दयानंद सरस्वती, बाद में महात्मा गांधी के योगदान को कौन भुला सकता है। इन प्रदेशों में समाज सुधार के साथ साथ राष्ट्रीय स्वाधीनता का आंदोलन भी बंगाल की तरह काफी मजबूत था। यही कारण है
कि इन प्रदेशों में लिखे गए साहित्य में नवजागरण और राष्ट्रीय भावना दोनों की अभिव्यक्ति मिलती है। बात करें मराठी साहित्य की, इस युग में मराठी में पत्रकारिता का जबरदस्त विकास हुआ, जिससे कविता के साथ साथ गद्य की प्रमुख विधाओं उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, जीवनी आदि का विकास हुआ। मराठी को शिक्षा और सरकारी कामकाज की भाषा बनाने का एक आंदोलन चला। इसमें प्रमुख पत्रों में प्रभाकर, इंद्रप्रकाश, निबंधमाला, केसरी, सुधाकर आदि उल्लेखनीय हैं। इस युग में जो सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक आंदोलन चले, उनका भी साहित्य पर प्रभाव पड़ा। शिक्षा से संबंधित वासुदेव, गोरेश्वर पोतदार ने सुशिक्षित स्त्री और कनिटकर ने तरुणी शिक्षण लिखा। दहेज प्रथा के विरुद्ध हुडा प्रहसन ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। ऐतिहासिक और पौराणिक नाटककारों में नरसिंह चिंतामणि केलकर का नाम भी उल्लेखनीय है। मराठी का पहला उपन्यास बाबा पदम जी का यमुना पर्यटन 1857 में लिखा गया। ये उपन्यास नारी की शोचनीय स्थिति पर केंद्रित है और विधवा विवाह के पक्ष में उसकी आवाज उठाता है कि विधवाओं की क्या दशा थी समाज में। लेकिन मराठी से पहले महत्वपूर्ण उपन्यासकार हरिनारायण आप्टे हैं। मधली स्थिति उनका पहला उपन्यास है। प्रायः सभी मराठी उपन्यासकारों ने भी कहानियां लिखी। दिवाकर कृष्ण की 1920 में प्रकाशित अंगड़ा तिल पोपट, आंगन का तोता से कुछ लोग आधुनिक मराठी कहानी का आरंभ मानते हैं। कहानी का प्रौढ़ रूप देने में फड़के का विशेष योगदान है। मराठी में ही नहीं, भारतीय साहित्य में केशव सूत को पहले आधुनिक कवि हैं जिन्होंने समाज सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बड़े उग्र स्वर में सामाजिक कुरीतियों, छुआछूत, स्त्री पराधीनता और मजदूर वर्ग के शोषण की भर्त्सना की। इसके अतिरिक्त निबंध, जीवनी आदि के माध्यम से नवीन विचारों का प्रसार उस समय हो रहा था। 1857 की घटनाओं पर लिखा गया यात्रा संस्मरण विष्णु भट्ट गोडसे कृत मझमा प्रवास अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। इस प्रकार मराठी साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में नवजागरण और राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति मिली। गुजराती साहित्य 19वीं सदी के पूर्वार्ध में गुजरात में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। इन परिवर्तनों के पक्षधरों में दुर्गा राय मेहता, दलपत राम दयाभाई मुख्य थे। इन्होंने सामाजिक परिवर्तनों को गति दी। 19वीं सदी के माध्यम में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में नवीन विचारों का आगमन होने लगा था। स्वामी दयानंद सरस्वती के अलावा दलपत राय, नर्मद, दुर्गा राय के प्रयत्नों से छाड़ फूंक, बाल विवाह, विधवा विवाह तथा विदेश गमन आदि क्षेत्रों में सामाजिक चेतना जागृत की जा रही थी। गुजरात के जागरण में पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 1855 में समाज सुधारक कृष्णदास मूल जी ने सत्य प्रकाश नामक पत्र निकाला। इसका समाज सुधार के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1 सितंबर 1884 के दिन नर्मदा शंकर ने डांडियो नामक पाक्षिक आरंभ किया, जो शीघ्र ही साप्ताहिक हो गया था। नर्मद ने इस पत्र द्वारा सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। राष्ट्रीयता की भावना का सर्वप्रथम प्रचार करने वाला डांडियो ही था। गोवर्धन राम त्रिपाठी इस युग के दूसरे प्रमुख लेखक थे। 1857 में इनका सुप्रसिद्ध उपन्यास सरस्वती चंद्र का पहला खंड प्रकाशित हुआ। उपन्यास के नायक सरस्वती चंद्र में देशभक्ति की गहरी भावना दिखाई पड़ती है। सामाजिक जागरूकता इनके जीवन दर्शन का अंग थी। इस उपन्यास के केंद्र में सामाजिक उत्थान है। गोवर्धन राम ने कानून, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था आदि विषयों पर लेख लिखे। गुजराती साहित्य में गांधी जी का व्यापक प्रभाव पड़ा। 1915 के बाद के
साहित्य को गुजराती में गांधी युग की संज्ञा दी गई। गांधी जी के प्रभाव से प्रेरित होकर कवियों ने राष्ट्रोत्थान और नई जन जागृति को कविता में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस युग से पूर्व के कवि यद्यपि अधिक महत्वपूर्ण रचना नहीं कर पाए, परंतु गांधी युग में उमाशंकर जोशी, सुंदरम, मेघाड़ी, वामनारायण पाठक आदि महत्वपूर्ण कवि हैं। उपन्यासकारों में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर उपन्यास लिखे, जबकि रमनलाल देसाई ने मानवतावादी और गांधीवादी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया। कहानी का आरंभ 20वीं सदी में हुआ और गुजराती की पहली कलात्मक कहानी सन 1918 में गोवा लणी मिलती है, जो मलयानिल ने लिखी है। धूमकेतु ने कहानी साहित्य को नया मोड़ दिया। उन्होंने ग्राम जीवन और दलित तथा शोषित निम्न वर्ग की समस्याओं को चित्रित किया। नाटक लेखन में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का महत्वपूर्ण नाम है। चंद्रवदन मेहता इस युग के यथार्थवादी नाटककार हैं। रमनलाल देसाई, कृष्णलाल, श्री धाराणी, यशवंत पांड्या, गुणवंत राय, आचार्य आदि अन्य प्रमुख नाटककार हैं। अब हम बात करें दक्षिणांचलीय साहित्य की। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और नवजागरण में दक्षिण की भी बराबर ही भागीदार रहा। आंध्र प्रदेश में वीरेशलिंगम, केरल में नारायण गुरु, तमिलनाडु के द्रविड़ आंदोलन ने दक्षिण में नवजागरण और समाज सुधार आंदोलन को गति दी। आधुनिक काल से पहले तक तमिल में पद्य की प्रचुरता थी, लेकिन अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ। आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती वे राष्ट्रीयता के पहले कवि थे। तमिलनाडु की जनता में वीरता एवं धीरता उत्पन्न करने के लिए इन्होंने देशभक्तिपूर्ण विविध कविताओं की रचना की। इनकी कविताओं के मूल भाव हैं व्यक्तिगत मुक्ति, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य, समाज सुधार की भावना और विश्व बंधुत्व की भावना इत्यादि। पग पग पर भारतीयता का देश प्रेम, तमिल भाषा प्रेम तथा स्वधर्म प्रेम झलकता है। भारती के अलावा इस दौर के अन्य प्रसिद्ध कवि थे भारतीदासन, कविमण देशिक, विनायकम पिल्ले इत्यादि महत्वपूर्ण कवि थे। तमिल नाटक के क्षेत्र में प्रथम उल्लेखनीय लेखक हैं शंकर दास स्वामिगल। इन्होंने लगभग 40 नाटक लिखे। पंबल, संबदम, मुदलियार तमिल नाटकों के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने 80 नाटकों एवं प्रहसनों की चर्चा की। तमिल में उपन्यास साहित्य का आरंभ श्री वेदनायकम पिल्ले कृत प्रताप मुदालियार चरित्रम से होता है। राजम अय्यर भी प्रतिभाशाली उपन्यासकार थे। श्री माधवैया, पंडित नरेश शास्त्री, श्रीमती कौदे नायकी अम्माल आदि का नाम भी समादर से लिया जाता है। कृष्णमूर्ति कलिक ने तमिल उपन्यासों को नई दिशा दी। उन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक, हास्य प्रदान नाना उपन्यासों की सर्जना की। तमिल में कहानी लेखन का आरंभ सुब्रमण्यम अय्यर ने किया। तमिल में निबंध, आत्मकथा, जीवनियां, संस्मरण आदि में उल्लेखनीय लेखन हुआ। तेलुगु साहित्य की हम बात करें, तेलुगु भाषी वीरेशलिंगम न केवल अपने क्षेत्र में वरन संपूर्ण दक्षिण भारत में, विशेष रूप से मद्रास तक नवजागरण के पुरोधा थे। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में नई चेतना का विस्तार किया। समाज सुधार और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में इनके कार्य बहुत महत्व के हैं। तेलुगु गद्य तथा उसकी अन्य विधाओं नाटक, उपन्यास, प्रहसन, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा आदि का आरंभ और विकास इनके द्वारा हुआ। ब्रह्म विवाहम एक हास्य प्रधान रूपक है। इस नाटक में आंध्र प्रदेश में बूढ़ों के बाल कन्याओं के साथ विवाह करने पर रोक सी लग गई। 1880 में विधवा विवाह संबंधी नाटक विवेक दीपिका प्रकाशित हुआ। तेलुगु का पहला उपन्यास
राजशेखर चरित्रम भी वीरेशलिंगम ने ही लिखा। हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए इनका लेखन हुआ। वीरेशलिंगम सभी तेलुगु पत्रकारिता के निर्माता थे। 1874 में विवेक वर्धिनी के प्रकाशन से अपने समाज सुधार के कार्य को आगे बढ़ाया। स्त्रियों के लिए उन्होंने सतीहित बोधनी नामक मासिक पत्रिका निकाली। वीरेशलिंगम बंगाल के नवजागरण का इन पर सीधा प्रभाव पड़ा। 1935 के बाद तेलुगु कविता में वामपंथी विचारों की ओर झुका। श्रीरंगम श्रीनिवास राव इस धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में गरीबों के प्रति असीम सहानुभूति और क्रांति की आकांक्षा व्यक्त हुई है। गुरजाड़ अप्पा राव तेलुगु के एक महत्वपूर्ण लेखक हैं। तेलुगु की इस युग की अन्य महान प्रतिभाओं में वेदम वेंकटराय शास्त्री, वेल्लारी के डी कृष्णाराव, रामचंद्रालु आदि महत्वपूर्ण लेखक हैं। अब हम बात करें कन्नड़ साहित्य की। आधुनिक कन्नड़ की शुरुआत गद्य से होती है। लगभग 1831 में वल्लरी तथा मंगलौर में मिशनरियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद से ही कन्नड़ भाषियों में अपनी भाषा के प्रति सम्मान का भाव जागृत हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कन्नड़ के आधुनिक साहित्य की शुरुआत होती है। इस युग में अनुवाद अधिक हुए, स्वतंत्र रचनाएं कम लिखी गई। कन्नड़ का श्रेष्ठ आधुनिक साहित्य 20वीं सदी के दूसरे दशक के बाद ही मिलता है। कविता के क्षेत्र में मास्ती वेंकटेश अयंगरकर, डीवी गुंडप्पा, पंजे मंगेश राव, दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे, साली रामचंद्र राव मुख्य थे। अन्य कवियों में केबी पुटप्पा, वी सीतारामैया, पीटी नरसिंहाचार आदि महत्वपूर्ण थे। इन सभी कवियों के काव्य में धरती का प्रेम तथा राष्ट्रीयता का पूरा भावलोक व्यक्त हुआ। आधुनिक कन्नड़ साहित्य में छोटी कहानी सबसे लोकप्रिय है। मास्ती वेंकटेश अयंगरकर आधुनिक कन्नड़ साहित्य के पिता माने जाते हैं। बात करें हम मलयालम साहित्य की। केरल में नवजागरण का शंख फूंकने वाले सर्वप्रथम नारायण गुरु थे। नारायण गुरु ने दलितों शोषितों की सांस्कृतिक आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाया। उपन्यास के क्षेत्र में चंद्रमेनन का इंदुलेखा मलयालम का पहला उपन्यास माना जाता है। ये एक प्रकार का सामाजिक उपन्यास था। अब हम बात करते हैं उर्दू साहित्य की। उर्दू में नवजागरण का प्रारंभ दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 से मानी जाती है। इसमें परंपरागत अरबी फारसी के अलावा अंग्रेजी विज्ञान का भी अध्ययन होता है। इस युग में गद्य का उदय, गद्य के सोच के स्तर पर तर्क और बौद्धिकता का समावेश हुआ। विज्ञान की पुस्तकों में उर्दू में अनुवाद 1857 से पहले ही छपने लगा। इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण नाम सर सैयद अहमद खां का है, जिन्होंने मुसलमानों के बीच समाज सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। हाली, सिवली, नजीर, सैयद अली, बिलगी रामी आदि ने साहित्य के नवजागरण में योगदान दिया। इस युग में उर्दू साहित्य को दरबारी मिजाज, प्रेम और की तड़पन से मुक्त करके उसे राष्ट्रीयता, मानवतावाद, बौद्धिकता और वैज्ञानिकता से जोड़ने का श्रेय सर सैयद अहमद को जाता है। उर्दू शायरी को हसरत मोहानी, फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, मजाज लखनवी इत्यादि का उल्लेखनीय योगदान है। उर्दू शायरी को राष्ट्रीय भावना, मानवतावाद, रोमांटिक नवजागरण से युक्त करके उसे कलात्मक उत्कर्षता प्रदान करने वालों में इकबाल का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा अमर तराना लिखा। सिंधी साहित्य की हम बात करें, कई कारणों से सिंधी भाषा का आधुनिक साहित्य का विस्तृत भंडार नहीं मिलता है। 1843 में अंग्रेजों के अधीन आने के बाद सिंधी में जो पुस्तकें लिखी गईं वे या तो पाठ्य पुस्तकें थी या अनुवाद। कविता के क्षेत्र में परंपरागत काव्य लिखा जाता रहा। 20वीं शताब्दी में अवश्य ही सिंधी भाषा में आधुनिक किस्म की कविता का उल्लेख शुरू हुआ। सिंधी कविता को घरेलू बोलचाल की स्वाभाविक सिंधी भाषा की ओर मोड़ने का श्रेय मास्टर किशन चंद बेबस को है, जिन्होंने
गरीबों के जीवन पर, प्रकृति सौंदर्य पर कविताएं लिखी। उन्होंने बच्चों के लिए सरल गीत भी लिखे। अन्य कवियों में हरदिल गीर, हुंदर राज, राम पंजवाड़ी, गोविंद भटवाणी आदि प्रमुख हैं। अब हम बात करें पंजाबी साहित्य की। श्री खुशवंत सिंह के अनुसार पंजाब में पश्चिमी प्रभावों का असर सबसे अंत में आया, अतः उस प्रभाव को दूर करने में वो सबसे पीछे रहा। राणा सूरत सिंह नामक लंबी कविता का विषय भी यद्यप धार्मिक है, परंतु भाषा और शैली की दृष्टि से उत्कृष्ट रचना है। आधुनिक पंजाबी कविता के दो महत्वपूर्ण नाम हैं, मोहन सिंह और अमृता प्रीतम। मोहन सिंह के लेखन पर प्रगतिशीलता का प्रभाव रहा है, जबकि अमृता प्रीतम में सहज मानवीय करुणा का समावेश प्रधान रहा है। उपन्यास के क्षेत्र में उल्लेखनीय नाम है नानक सिंह का। इन्होंने 40 के लगभग उपन्यास लिखे। इन्होंने अपने उपन्यासों द्वारा समाज सुधार का संदेश घर घर पहुंचाया। अब हम बात करें कश्मीरी साहित्य की। कश्मीरी भाषा में आधुनिक साहित्य की शुरुआत और देर से हुई। इसका सबसे बड़ा कारण अन्य भारतीय भाषाओं की तरह कश्मीरी को न तो शिक्षा का माध्यम बनाया गया, न ही इसके लिए वहां के शिक्षित वर्ग ने प्रयत्न किया। हिंदी का आधुनिक साहित्य, हिंदी के 19वीं सदी के उत्तरार्ध के लेखकों पर बंगाल के नवजागरण का गहरा असर था। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का बंगाल के साथ बहुत निकट का संबंध था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों से व्यक्तिगत संबंध थे। भारतेंद्र ने कई बंगला कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ भी कलकत्ता से हुआ और पंडित जुगल किशोर के संपादन में उदंत मार्तंड 30 मई 1824 को कलकत्ता से ही निकला। हिंदी क्षेत्र में नवजागरण का महत्वपूर्ण कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 ने किया, जिन पर धार्मिक पुनरुत्थानवाद का असर था। बंगाल और महाराष्ट्र में नवजागरण का नेतृत्व समाज सुधारकों, राष्ट्र नायकों ने किया, जबकि हिंदी क्षेत्र में यह काम लेखकों करना पड़ा, जिसके प्रभाव की सीमा थी। स्वामी दयानंद ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जिस महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, वो हिंदी में लिखी। स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के साथ राष्ट्रीयता के विचारों का प्रसार किया। हिंदी में नवजागरण का कार्य करने वाले सरदाराम फुलौरी का उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों की ओर अपने लेखन के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराया। हिंदी साहित्य में नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति भारतेंदु के साहित्य में होने लगी थी। भारतेंदु के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, प्रतापलाल मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास आदि प्रमुख हैं। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और उसके माध्यम से समाज का में एक जन जागरण अभियान चलाया। भारतेंदु युग के साहित्य में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों पर नए दृष्टिकोण से विचार हुए। आर्थिक जीवन में विदेशों में जो धन जमा था, महंगाई, अकाल टैक्स से देश की दुर्दशा का होना इत्यादि को उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीयता की भावना को द्विवेदी युग में और मजबूती मिली। काव्य के क्षेत्र में मैथिली गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सियाराम शरण गुप्त, राम नरेश पाठक, श्रीधर पाठक आदि ने राष्ट्रीयता की भावना को अभिव्यक्त की। मैथिली गुप्त का काव्य भारत भारती, इसे युवाओं की गीता कहा गया, इस युग की प्रमुख रचना है जिसने राष्ट्रीय भावना को हिंदी भाषाओं में फैलाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया, इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा को नई दिशा दी। द्विवेदी युग में ही कथा साहित्य का आरंभ हुआ। 1920 के बाद 2 दशक हिंदी साहित्य की उत्कर्षता का काल है। इस युग में छायावाद के माध्यम से राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को वाणी मिली। प्रसाद, निराला, पंथ, महादेवी वर्मा ने स्वच्छंदतावादी काव्य दृष्टि अपनाकर भी राष्ट्रीयता, मानवतावाद और उत्पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति को भी अपने काव्य में स्थान दिया। प्रकृति प्रेम उनकी स्वतंत्र भावना की अभिव्यक्ति थी। जयशंकर प्रसाद की कामायनी इस युग का श्रेष्ठ महाकाव्य है। निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा और खंड काव्य तुलसीदास इस युग की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद का महान कथा साहित्य इसी दौर में रचा गया।
प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गमन, निर्मला, गोदान जैसे उपन्यासों द्वारा उन्होंने भारतीय समाज में किसानों की व्यथा कथा, नारी जाति के उत्पीड़न और शोषण, देश में व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन की अनगुज इनमें सुनाई देती है। इस दौर में निबंध और आलोचना के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल का भी महती योगदान है। उन्होंने स्वयं अनेक लेखों, रचनाओं की सर्जना की और हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य प्रगतिशील आंदोलन के प्रभाव में लिखा गया। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई। मुंशी प्रेमचंद ने इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की और राष्ट्रीय भावना के साथ किसानों, मजदूरों के शोषण, दमन, साम्राज्यवाद विरोध, युद्ध के खिलाफ और शांति के समर्थन में आवाज उठाने का आह्वान किया। आधुनिक भारतीय साहित्य का ऐतिहासिक योगदान। महान युग में महान साहित्य का जन्म होता है। जिस देश में भक्ति आंदोलन चल रहा था, उस समय भक्ति साहित्य के रूप में जो साहित्य रचा गया वो भारतीय साहित्य के सर्वोत्तम का प्रतिनिधित्व करता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधार के आंदोलनों और स्वाधीनता संग्राम ने भारतीय जनता में नवजागरण की जिस नई चेतना का संचार किया, उसने राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इत्यादि अनेक समाज सुधारकों को पैदा किया। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था। एक ओर इसने विदेशी दासता से मुक्ति के लिए आवाज उठाई, राजनीतिक दासता से लेकर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह की रूढ़ियों और बुराइयों से मुक्ति का अभियान चलाया। ये पहला आंदोलन था जिसने अपने केंद्र में मनुष्य को रखा, ईश्वर को नहीं, विवेक को रखा, धर्म को नहीं, अंधविश्वास के बजाय विज्ञान परक सोच को महत्व दिया। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण ने स्वदेशी की भावना का प्रचार किया। गरीबों की दयनीय दशा और सोवियत क्रांति के प्रभाव से समाजवाद के विचारों के लिए जमीन तैयार की। नवजागरण की चेतना ने मनुष्य मनुष्य के बीच समानता के विचार को प्रचारित किया। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर मनुष्य मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों के विरुद्ध भी आवाज उठाई गई। साहित्य ने स्वतंत्रता, समानता और मानवतावाद की भावना को अपना मूल मंत्र बनाया। सामाजिक समस्याओं को उपन्यासों, कहानियों, नाटकों का विषय बनाया। किसानों, दलितों, निम्न वर्ग के लोगों के कठोर जीवन के यथार्थ चित्र प्रस्तुत किए। इस दौर में भाषा के क्षेत्र में लोकतांत्रिक भावना का प्रवेश हुआ। लगभग सभी क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं के उत्थान की भावना जागृत हुई। नव शिक्षित वर्ग ने आरंभ में पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया। बाद में साहित्य सर्जना के लिए इन भाषाओं का उपयोग हुआ। इस दौर का साहित्य केवल विषय वस्तु की दृष्टि से ही उच्च कोटि का नहीं था, बल्कि 50-60 वर्षों से भारतीय साहित्य ने भाषा और शैली की दृष्टि से भी नए नए प्रयोग किए। इस प्रकार नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित और प्रभावित होकर इस साहित्य ने हमारे समय की जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं को कलात्मक उत्कृष्टता के साथ प्रस्तुत किया। साहित्य अब केवल भगत भक्ति या आश्रयदाताओं को रिझाने का कार्य नहीं करता, अब वो सामान्य जन को केंद्र में रखता है। मुंशी प्रेमचंद ने एक जगह ये बात कही कि साहित्य या साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं, उसके आगे मसाल दिखाई हुई चलने वाली सच्चाई है। आधुनिक भारतीय साहित्य यह मसाल बनकर दिखाता है और जनता को राष्ट्रीयता एवं स्वाधीनता के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। हमारे राष्ट्रवाद की मूल प्रेरणा संत परंपराओं से फूटती है, जिसमें संप्रदायवादी, क्षेत्रीयतावादी मानसिकता ही राष्ट्रीयता के रूप में सामने आती है। इसलिए हम राष्ट्रीयता का स्वरूप देशभक्ति की व्यापक भावना में निखारता है। हमारी राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और जातीय अस्मिता नई अर्थ छवियों के साथ उभरती है। यही अर्थ छवियाँ हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु, बंगला के माइकल मधुसूदन दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, असमिया में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, उड़िया में फकीर मोहन सेनापति, मधुसूदन, मराठी में केशव सुत नारायण, वामन, तिलक,
गुजराती में दुर्गा राय मेहता, नर्मदा शंकर, तमिल साहित्य में सुब्रमण्यम भारती, वेदनायकम पिल्ले, तेलुगु साहित्य में वीरेशलिंगम, गुरजाड़ अप्पा राव, कन्नड़ में मास्ति वेंकटेश अयंकरकर, मलयालम में नारायण गुरु, केरल वर्मा, राजराम वर्मा, उर्दू में हाली नज़ीर गालिब, सिंधी में मास्टर किशन चंद, हरदिलगीर, पंजाबी में भाई वीर सिंह, कश्मीरी में गुलाम अहमद, महजूद, दीनानाथ कादिम आदि उल्लेखनीय नामों में देखा जा सकता है। भारतीय साहित्य की 19वीं शताब्दी नवजागरण की विशिष्ट भक्ति शक्तियां लेकर आती हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंदवन, रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा नवजागरण की संपूर्ण चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। उस समय अनेक आंदोलन जो चले, उन्होंने साहित्य में को निखारने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आनंद मठ का यह गीत वंदे मातरम एक प्रकार से संपूर्ण भारतीय मानसिकता का प्रतीक है। ये इतना बड़ा प्रतीक गीत है कि अरविंद ने इस प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए वंदे मातरम नामक पत्र निकाला। अंग्रेजों ने हर संभव प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम संप्रदायवाद उभरे, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। ब्रिटिश साम्राज्यवाद भेदभाव की जिस नीति से इस देश को शासित कर रहा था, उसकी ये सबसे बड़ी पराजय थी। सच्चे अर्थों में स्वाधीनता संग्राम भारतीय जनता का जातीय संग्राम था। 1857 की क्रांति को लेकर सभी भारतीय भाषाओं में अनगिनत लोकगीतों की रचना हुई और इन सभी का मूल स्वर यही था, कठिन सिपाही द्रोह अनल जा, जलबल नासी, ताब है सिर न उठाए सकत कहे भारतवासी। और भारतीय साहित्य की प्रवृत्तियों में एक प्रबल प्रवृत्ति रही राष्ट्रीय सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान, अभिव्यक्ति और नए मनुष्य को रचने का संघर्ष। एक नया मनुष्य स्वाधीनता संग्राम की शक्ति से निर्मित हुआ। पुरानी कथाओं में संदर्भगत अर्थ व्यंजना दी गई है। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक जगह पे लिखते हैं, हो मुकुट हिमालय पहनाता, सागर जिनके पद धुलवाता, ये बंधा बेड़ियों से मंदिर, मस्जिद गुरुद्वारा मेरा है। बात करें हम पूरे भारतीय साहित्य में जो हमारी मातृभूमि पर आकर विदेशी शक्तियां शासन करें, शोषण करें, रामनेश त्रिपाठी का यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है, तुम अपने सुख के स्वराज्य के हो ना पूर्ण अधिकारी, या मनुष्यता पर कलंक है हे प्रिय बंधु तुम्हारी। पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ देश भावनात्मक स्तर पर संघर्ष का बीज वपन करता है और प्राणों की आहुति देकर पराधीनता की लौ श्रृंखला को छिन्न भिन्न कर देने का उदात्त भाव माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, नवीन, दिनकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीदासन आदि रचनाकारों के भीतर मथता है और उनके कविताओं में यह भाव सहज रूप में प्रकट हो जाता है। रामविलास शर्मा का यह कथन अत्यंत स्मरणीय है कि इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति में रामायण और महाभारत को अलग कर दें तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकि की। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना इस देश के लिए। ये बात वो परंपरा का मूल्यांकन में कहते हैं। अब हम निष्कर्ष रूप में अपनी बात कहेंगे कि यदि बात हम करें आधुनिक भारतीय साहित्य की, तो भारतीय कवियों ने, चाहे वो प्रकृति हो, प्रकृति के माध्यम से, चाहे संस्कृत के माध्यम से, उन्होंने जो एक बिंब बनाया, भारत जय विजय करे, कनक सस्य कमल धरे, लंका पत्तल सद्दल, गर्जित उर्मि सागर तल इत्यादि, हिमालय ने आंगन में जिसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हसन में नंदन किया, पहनाया हीरा खार इत्यादि माध्यम से उन्होंने भारतीय जन जागरण से लोगों को भली भांति अवगत कराया। तन में आग, आंख में मस्ती, ऊँटों पर मनचाही, कैसे रुकूं देश सेवा में, मैं हूं एक सिपाही। यह भाव आम जन में व्याप्त रहा। इस जन जागरण को चाहे वो सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती से जोड़कर देखा जाए, तिलक, गांधी जी के जन वंदना के रूप में देखा जाए, सभी भारतीय रचनाकारों ने संस्कृत का ऐसा चित्र खींचा जिसमें वैष्णव, जैन,
मुस्लिम, सिख सब क्रांति में एक साथ आते हैं। इस नव जन जागरणवादी सृजन में उन सभी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा है जिनका आधार लोक मंगल होता है। व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं कि देशभक्ति और जन जागरण भारतीय राष्ट्रीयता परक कविता का एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र है जिसकी स्मृति हमें आज तक प्रेरणा देती रही।